अचानक से इतने साल बाद कैसे ये याद आ गई कि लैंड के रिगार्डिंग कुछ इलीगैलिटीज हो रही हैं या शर्त भंग की जा रही हैं, अचानक से कैसे याद आ गया। वही बात सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस विक्रम नाथ एंड ऑनरेबल जज संदीप मेहता, इनकी बेंच ने भी प्राइमा फेशी जब केस को देखा तो यही बात उन्होंने पूछी कि इतने साल तक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा, लेकिन ओवरनाइट आपको ऐसा क्या ऑब्जेक्शन दिख गया, ओवरनाइट आप आ गए। तो यही बात सेम उन्होंने भी उठाई। तो मैटर क्या था मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये कल हियरिंग हुई थी तब मैं उसी कोर्ट में मौजूद थी। तो सीनियर एडवोकेट रोहतगी आश्रम की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, साथ में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान भी थे। तो आर्ग्यूमेंट ये चल रही थी कि फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, मीडिया में जो फैक्ट्स दिखाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीडिया में तो ये भी कहा जा रहा है कि 150 एकड़ की लैंड है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं, जो कि कोर्ट में आर्ग्यू होते हैं वो अलग होते हैं। अब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये हो रही थी, सीनियर एडवोकेट रोहतगी ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आश्रम को लैंड अलॉट की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा चैरिटेबल काम करने के लिए 1980 में एक टुकड़ा जमीन का अलॉट किया गया, करीब 6000 स्क्वायर मीटर के अराउंड वो एरिया है। और उसके बाद से 1980 के बाद से वहां पर चैरिटेबल वर्क आश्रम की तरफ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से 1992 में फिर से जमीन का टुकड़ा अलॉट किया गया, और फिर 1997 में फिर से अलॉट किया गया, और फिर 1999 में भी अलॉट किया गया। अब सीनियर एडवोकेट रोहतगी का यह कहना था कि अगर 1980 में अलॉट की हुई लैंड में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ गड़बड़ी थी, या फिर शर्त भंग की जा रही थी, तो 1992 में दोबारा क्यों अलॉट की गई, फिर 1997 में फिर अलॉट की गई और जमीन, फिर 1999 में और अलॉट की गई। इस तरीके से टोटल अलॉटमेंट करीब 39,000 स्क्वायर मीटर की गई है, कोई 150 एकड़ नहीं, 39,000 स्क्वायर मीटर ही अलॉट की गई है। और अगर ऐसी कोई चीज थी कि चैरिटेबल वर्क नहीं हो रहा था, या फिर कोई शर्त भंग हो रही थी, या फिर कोई इलीगैलिटी हो रही थी, तो फिर फर्दर अलॉटमेंट क्यों की गई, ये क्वेश्चन रेज किया। एक ये आर्गुमेंट रेज की। अब दूसरी आर्गुमेंट ये रेज की कि 1980 में जो अलॉटमेंट की गई थी उसमें ये शर्त थी कि उसमें प्लान अप्रूव करवाना है, और वो प्लान प्रॉपर तरीके से अप्रूव करवा लिया गया। फैक्ट्स ये बताते हैं कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पूर्णतः प्लान अप्रूव करवाया गया था। तो सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने यह भी फैक्ट सामने रखा। उसके बाद से उन्होंने बताया कि जो फर्दर लैंड्स अलॉट की गई थी वो भी पूरी तरीके से रेगुलराइज थी, कोई सैंक्शन का इशू नहीं है, कोई रेगुलराइजेशन का इशू नहीं है। जो भी अप्रूवल लेने थे वो सब अप्रूवल लिए गए हैं, सैंक्शन के प्लान भी दिखाए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उसके बाद से नेक्स्ट आर्गुमेंट सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने रखी कि जो शोकॉज नोटिस आया वो सेक्शन 79A में आया, और उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 79A में जो नोटिस दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 79A तो ये कहता है कि अगर कोई रॉन्गफुल पोजीशन में है, मतलब कोई इलीगली आकर वहां पर कब्जा करके बैठा है किसी लैंड पर, तो समरली उसको वहां से एविक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 79 ये कहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो कोई रॉन्गफुल पोजीशन है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से पोजीशन दी गई है, प्रॉपर तरीके से अलॉटमेंट की गई है। तो इसमें ये सेक्शन 79A का नोटिस देना अपने आप में आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी ये शोकॉज नोटिस ही क्वैश करने लायक है। ये नेक्स्ट उनकी आर्गुमेंट थी। अब ये आर्गुमेंट्स आगे चलकर फाइनल हियरिंग में जो भी आगे आर्गुमेंट्स होंगी वो अपोजिट साइड से आर्गुमेंट्स होंगी कि ये सेक्शन मेड आउट होता है कि नहीं, शोकॉज नोटिस जो है वो लीगल है या इलीगल है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, और भी बहुत सारे इस केस में फैक्ट्स हैं, वो सब आगे चल के आर्गुमेंट होंगे। लेकिन प्राइमा फेशी यानी सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आता है तो फर्स्ट हियरिंग में प्राइमा फेशी देखा जाता है कि केस सुनने लायक है या नहीं है। तो प्राइमा फेशी जब ये आर्गुमेंट सुन के ऑनरेबल जजेस ने एक सवाल ऑपोजिट काउंसिल से पूछा। ऑपोजिट तरफ गुजरात सरकार की तरफ से जो काउंसिल थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे। तो उनसे एक सवाल पूछा, वही सवाल जो एक साल पहले हमने अपनी वीडियो में उठाया था, वही सवाल ऑनरेबल जजेस ने पूछा। ऑनरेबल जज विक्रम नाथ जी ने पूछा कि ओवरनाइट आपको कैसे ये ध्यान में आ गया, इतने साल तक यानी 1980 से आपको कोई इलीगैलिटी नहीं दिखी, कोई शर्त भंग नहीं दिखा। 1980 के बाद से आपने 1992 में फिर अलॉट कर दिया और लैंड, 1997 में अलॉट कर दिया, 1999 में अलॉट कर दिया। ओवरनाइट कैसे आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं? इतने सालों तक यानी 40-45 साल तक किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ओवरनाइट यू आर कमिंग। ये सवाल ऑनरेबल जजेस ने पूछा। और जैसे कि कोर्ट्स में जब नॉर्मल सिटीजन्स अपनी सिविल राइट्स की रेमेडी के लिए जाते हैं तब ये बात कही जाती है कि व्हाई वर यू स्लीपिंग ओवर योर राइट्स फॉर सो मेनी डिकेड्स एंड सडनली यू कम टू द कोर्ट फॉर सीकिंग योर राइट्स। ये बात नॉर्मल सिटीजन्स को बोली जाती है कि आप इतने सालों तक अपने राइट्स पर अगर सो रहे थे तो अचानक से एक दिन आकर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा राइट था। तो वही चीज क्या इस केस में भी अप्लाई होगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या आर्गुमेंट्स आगे की हियरिंग्स में होती हैं। लेकिन प्राइमा फेशी तो जजेस ने भी ये बात जरूर रखी है कि ओवरनाइट आपको कैसे ये ऑब्जेक्शन लग गई, इतने सालों तक कोई इलीगैलिटी नहीं थी क्या, इतने सालों तक कोई शर्त भंग नहीं हो रही थी, आप और अलॉटमेंट कर रहे थे, आप सैंक्शन भी कर रहे थे, इतनी कंस्ट्रक्शंस वहां पर ऑलरेडी हो चुकी हैं, तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं दिखा था, तो ओवरनाइट आप क्यों आए हैं?
तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई और फिर उसके बाद से ऑनरेबल जजेस ने इसमें नोटिस इशू करने के बाद से स्टेटस क्वो का भी ऑर्डर कर दिया है। स्टेटस क्वो का मतलब कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी, यानी कि लैंड पर जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज चल रही हैं, जो भी वहां पर आश्रम है, क्लिनिक है, वहां पर स्कूल्स है, वो सब कंटिन्यू रहेंगे और कोई डिमोलिशन या फिर कोई भी इविक्शन का प्रोसीजर अभी फिलहाल के लिए नहीं होगा। हालांकि नेक्स्ट डेट बहुत ही नियर है, 5 मई रखी है। अब उस दिन हियरिंग होगी या नहीं वो तो 5 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेटस क्वो का ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और गुजरात सरकार को काउंटर रिप्लाई करने के लिए कहा है। सो लेट्स सी कि आगे इस केस में क्या होता है। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए भी ये केस एक अच्छा केस होगा स्टडी के लिए, बिकॉज प्रॉपर्टी राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है जिसमें कि कहा गया है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नोबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और आने वाली हियरिंग्स में पता चलेगा कि फाइनली क्या डिसीजन होता है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया है लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने के लिए हाँ कर दिया है। तो आगे हियरिंग्स में पता चलेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न करती है कि नहीं करती है और कौन से पॉइंट्स पर फाइनली इसमें जजमेंट आती है।